हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट एमपी टॉपिक जो है अर्हेनियस इक्वेशन का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। और हमें से एग्जाम में आते रहते हैं गाइस, तो आपको इसे अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक्स देखने के लिए आप फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही एमएससी से रिलेटेड वीडियोस हिंदी में बनाते रहती हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हिंदी में नोट्स प्रोवाइड भी हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स अगर आपको परचेस कर रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन या उसके बाद में फिर डेफिनेशन, इस तरह से ही आपको क्या है एग्ज़ाम क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। जो सामने वाला है उसको लगे कि आपने बहुत ही एक बेहतर तरीके से अच्छे से लिखा हुआ है और आपको सच में इसके बारे में कुछ पता है, ठीक है। जब आपको कुछ पता होगा तभी तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको एग्जाम को अच्छे से जमा कर लिखना होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है। किसी रिएक्शन की रेट जो कि रेट कांस्टेंट निर्धारित करती है, ठीक है। रिएक्शन की रेट को कौन निर्धारित करता है? रेट कांस्टेंट, ठीक है। के लिए क्वांटिटेटिव के टेम्परेचर के प्रभाव को अर्हिनिस ने एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। अब वो नियम कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्या कह रहे हैं, किसी रिएक्शन का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज यानी चरघातांक की वृद्धि होती है, ठीक है। इस आधार पर अर्हिनियस ने सामंगी गैस रिएक्शन के साथ वेग में परिवर्तन को निम्न एम्पिरिकल व्यंजन के द्वारा व्यक्त किया, जिसे अर्हिनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि अर्हिनियस ने एक समांगी गैसीय रिएक्शन के साथ वेग में परिवर्तन को निम्न एम्पेरिकल यानी अनुभविक व्यंजन के द्वारा व्यक्त किया है, इसी अर्हिनियस इक्वेशन कहते हैं। तो वो इक्वेशन क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा, के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये क्या है? हमारी अर्हिनियस इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें लगी है और इनके क्या क्या नाम है अब वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए जो है ये क्या है? अर्हिनियस कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो आर जो है ये गैस कांस्टेंट है। ये ई जो है ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है। और ये टी क्या है? ये टेम्परेचर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई यहाँ पे? तो ये देख लीजिएगा अच्छे से। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि अर्हिनियस ने निम्न संकल्पनाओं के आधार पर कुछ बातें कही थी या कुछ शर्तें बोल सकते हैं हम इसे, या कुछ लाइंस इसके बारे में अर्हिनियस इक्वेशन के बारे में दी थी। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है क्या है? केमिकल रिएक्शन रिएक्टिंग एटम के परस्पर कॉलिजन से होती है, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिएक्टिंग एटम के परस्पर कॉलिजन से होती है, ठीक है। अब सेकंड नंबर में कह रहे कि ओनली वे रिएक्टेंट ही टकराकर प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी एनर्जी एक डाइक्स्ट वैल्यू यानी दहली ऊर्जा से समतुल्य या इससे मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो ही क्या होगी? रिएक्टेंट टकराकर प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। उन्हीं के बीच में क्या होगा? कॉलिजन होगा। अब थर्ड नंबर में कह रहे हैं कि एक्टिव एटम कॉलिजन से हाई एनर्जी युक्त एक इंटरमीडिएट एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। जो एक्टिवेट एटम जो होते हैं वो कोलिजन से यानी किसी भी टकराकर हाई एनर्जी युक्त एक इंटरमीडिएट एक्टिवेट, मतलब किसी से भी अगर हम टकराएंगे तो किसी से टकराकर ये क्या करते हैं? उनके बीच में इंटरमीडिएट होता है और फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में पढ़ा था, सेम वही बात इसमें कह रहा है, ठीक है। अब 4 नंबर देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि रिएक्टिंग एटम द्वारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आवश्यक एनर्जी ये सक्रियण एनर्जी कहलाती है, ठीक है। इसमें जो एनर्जी की जो आवश्यकता पड़ती है या एनर्जी यूज होती है उसे हम क्या कहेंगे? सक्रियण एनर्जी कहेंगे, ठीक है। और इसे दर्शाते हैं ई ए से, इसे दर्शाया जाता है, ठीक है। अब 5 नंबर देखते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिव एटम की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही एक्टिव जो एटम होंगे उनमें क्या क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है। 6 नंबर में कह रहे हैं कि एटम के परस्पर टक्करों से
एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे आपस एटम के बीच में जब कॉलिजन होगा तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त होगी, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी के बीच में जब घर्षण होता है तो उसमें एनर्जी उत्पन्न होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब 7 नंबर में देखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू गिनती मैक्सिमम होती है, ठीक है। एक्टिव एटम की क्वांटिटीज उतनी ही मैक्सिमम होती है, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू जितनी मैक्सिमम होगी, सेम जो है एक्टिव एटम की जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो भी मैक्सिमम होगी, ठीक है, दोनों में बराबर होंगे, ठीक है, मैक्सिमम होगी, दोनों ही मैक्सिमम होगी, ये कह रहा है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पर डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे अरहिनियस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 4 प्रोडक्ट है, ए बी एंड चार मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है और इनके बीच में इंटरमीडिएट होगा तो हमें 2 और प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब टोटल 4 मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले हम 2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, ए प्लस बी। अब इनके बीच में इंटरमीडिएट होता है और फिर क्या प्राप्त हो जाते हैं, हमें सी डी यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिएगा, रेट ऑफ फेरीवर्ड रिएक्शन ऑफ, तो यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। तो के हम अरहिनियस इक्वेशन के बारे में को हम ध्यान में रखते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, आर एफ बराबर हमारे पास K1 है, K1 में क्या है, हम ए भी लिख लेंगे, और जो है बैकवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी बराबर K2, और इसमें हम सी डी लिख देंगे। टोटल हमारे पास क्या है, 4 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे, तो हम इसको आर एफ को और आर बी को दोनों को, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड को हम बराबर में लिखेंगे, ठीक है, दोनों को, और इन दोनों को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो आर एफ का जो मान निकल गया उसको यहाँ पर लिखेंगे, आर बी का मान हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर जो के सी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, हम इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर के सी हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। तो हम इसको कांस्टेंट के सामने हम यहाँ पर इस तरह से, हमें जो पास जो मॉलिक्यूल है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, हमने ए बी सी डी बराबर, सी डी क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे सी डी हमारे पास K1 है और ए बी हमारे पास K2 है, ठीक है। तो इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखते हैं, आगे है फॉर्म थर्मोडायनेमिक वांट हाफ इक्वेशन। अब वांट हम इक्वेशन से हम ये फॉर्मूला लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिए गए हैं, DIN अपॉन DT बराबर डेल ई अपॉन RT स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डेल ई क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है, और KC यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है रिस्पेक्टिवली इक्वेशन 1 बिकम, ठीक है। तब इक्वेशन 1 से हमें ये लिख रहा है, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया, D/N K1 माइनस D/N K2, ठीक है। ये कहाँ से आया, हमारे पास समीकरण नंबर 1 से आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अपॉन में लिखेंगे DT, ठीक है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिएगा, ये हमने यहाँ से लिख लिया यहाँ पे, और ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद हम देखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, डेल एच को इस प्रकार लिखा जा सकता है, डेल एच को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम डेल एच को E1 माइनस E2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने E1 और E2 यहाँ पे लिख दिया, तो हमारा जो है जो मान हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए हमने यहाँ से ये लिख लिया, यहाँ से अलग अलग करके D/N K1 अपॉन यहाँ पे अलग अलग लिख लिया दोनों को, ठीक है। और यहाँ पे इसके मान भी लिख लिए E1 और E2, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। इतनी बात समझ में, ये कहाँ से है, इसको हमने इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, E1 या E2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया, और इसको हमने यहाँ पे ले लिया, और R2 स्क्वायर जो है इसको हमने अलग अलग लिखा, मतलब सारी चीज़ों को हमने तोड़कर यहाँ पे सबको अलग अलग ऐड कर दिया है, इतनी सी बात है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, देख यहाँ पे हमने वहाँ से एक चीज उठाकर हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। K1 को लिखेंगे और E1 को, ठीक है।
और इसके बराबर आई लिखेंगे। अब आई कैसे आया वो देखिएगा, तो आई इज़ डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारे पास देखिएगा आई का जो मान हमें पता नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। तो अब देखिएगा हम आई का मान यहाँ पर निकालेंगे। सो कैन राइट, तो देखिए हमने यहाँ पर सब चीज़ों को अलग अलग लिखा था, तो हमने उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। जो हमने अभी इधर नीचे लिखा हुआ था, तो इसको हम सभी चीज़ों को दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हमें E1 की और E2 के जो मान है यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में और समीकरण नंबर 3 लिखकर हम इसे लिख लेंगे, ठीक है। नाम दे देंगे समीकरण 3 और समीकरण 2 और समीकरण 3। अब क्या कह रहे हैं, इक्वेशन 2 एंड 3 का समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष में, 1/x² बराबर -1/x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा IN लिख लिया हमने और K1, IN K1 का जो हम मान यहाँ पर देखेंगे E1/RT है, प्लस कांस्टेंट हम A लिखेंगे यहाँ पे, और IN K2 बराबर माइनस ये इसके मतलब कि इसका जो मान है इसका हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये कह रहा है, तो हमने ले लिया बराबर। अब आगे क्या कह रहा है, द अबव इक्वेशन कैन बी पुट अस, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन जब हम पुट करेंगे तो K1 हमारे पास है यहाँ पे, और ये अरहेनिस इक्वेशन से लिया गया है हमने, ठीक है। तो AE माइनस E1, ठीक है, और अपॉन RT, ठीक है। ये यहाँ से हमने ले लिया, और यहाँ पे लेंगे K1 K2 के लिए बराबर ए ई माइनस E1 अपॉन RT। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं इसमें, इसकी जो इक्वेशन है इसको हमको यहाँ पे पुट करना है, तो हमने यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा ये, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है, दिस इक्वेशन अल्टरनेटिव फ्रॉम इस अरहेनिस इक्वेशन। अब अल्टरनेट फ्रॉम अरहेनिस इक्वेशन को हमको निकालना है, तो इस जनरल, तो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा हम इतना सारा न लिखकर, देखिए हम इतना सारा न लिखकर हम इसे एक जैसे कि हमने तोड़ा हुआ था तो हम उसको अच्छे से जोड़कर भी तो बना सकते हैं ना। जैसे भी हमने यहाँ पे जो थी सारी इक्वेशन को ऐसे तोड़ दिया था, अब हम तोड़कर सबको एक साथ भी तो लिख सकते हैं। तो देखिएगा इतना सारा न लिखकर, मतलब हम K1 K2 ना लिखकर हम इसके बारे में सिर्फ K लिखेंगे, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ना हम E1 लिखेंगे ना E2 लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 4। अब प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन, समीकरण इक्वेशन 4। तो हम समीकरण 4 से हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो K2 और K1 का करेंगे, और साथ में हम D इन K बराबर T2 और T1। ये क्या है यहाँ पर, T और T टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे E/RT यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, DT आ जाएगा, ठीक है। अब ये DT कहाँ से आया था आपको पता है ना, हमारे पास फॉर्मूला दिया होता है ये DT वाला, तो यहाँ से ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो IN बराबर हम K2/K1 लिख सकते हैं, बराबर माइनस में लिखेंगे हम E/R, और हम इसका जो अभी हमने मान निकाला था यहाँ पे देखिएगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में से समाकलन करने पर जो हमें यहाँ पे एक बार देखिए ये जो मान निकले थे इसको हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। दोनों को मान हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो लॉग हमारे पास प्राप्त हो जाएगा K2/K1 बराबर माइनस में लिखेंगे E, और हमें 2.303 हमें यहाँ पे मान प्राप्त होगा, ठीक है, किसका, R का। और यहाँ पर हमारे सेम उतार देंगे हम, तो यहाँ पर देखिएगा K2/K1 बराबर ERT, इतना सारा नहीं लिखकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं RT, ठीक है। और ये हमारे पास प्लस कांस्टेंट आ गया यहाँ पर, और ये हमारा समीकरण नंबर 5। तो ये चीज़ें क्या है, हमारी अरहेनिस इक्वेशन हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप कि आपको ये नोट्स ज़रूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc फर्स्ट सेम के अगर आपको नोट्स परचेज कर दें तो आप उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, और आप जो है प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, ठीक है। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो आप उसकी जो है, या जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो मैंने सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना ली है, ठीक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल,
स्पेक्ट्रोस्कोपी सारी, तो उसको आप चेक ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।